तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि सर इलेक्टोरल बॉन्ड पे वीडियो बनाइए, क्योंकि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था वो भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इसको असंवैधानिक घोषित क्यों किया, सरकार का क्या तर्क था वो भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, इसका पूरा क्राइटेरिया समझेंगे। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैपिटल मार्केट के बॉन्ड से थोड़ा अलग है। जो आप कैपिटल मार्केट में इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे उससे थोड़ा अलग है। ये बॉन्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब चुनावी बॉन्ड, मतलब ये चुनाव से संबंधित है। ये बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को ही मिलता है और किसी को नहीं मिल सकता। तो ये बॉन्ड का यूज हम आप नहीं कर सकते हैं। ये बॉन्ड का यूज, इसको कैश कौन करेगा, पॉलिटिकल पार्टी ही करेगा। तो एक तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है और ये मुख्यतः पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दिया जाता है, उसके इलेक्शन में खर्च करने के लिए। अब ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में खर्च करते कि कहाँ करते हैं वो तो खैर पता नहीं, है ना। तो आप समझिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ही था कि इलेक्शन में खर्च करना, है ना। अब समझिएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्या उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम होता है? तो बिल्कुल नहीं, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनका कोई बिजनेस थोड़ी है जो वहां से पैसा आ रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टी अपना खर्च कहां से निकालते हैं? तो खर्च वो जो निकालते हैं उसके लिए हम आप जैसे लोग क्या करते हैं, चंदा देते हैं। कॉर्पोरेट जगत वाले लोग क्या करते हैं, चंदा देते हैं। और समझिएगा, चंदा जो दिया जाता है वो मुख्यतः दो उद्देश्य से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दूंगा, उसका मेरा मुख्यतः दो उद्देश्य होगा। एक तो उद्देश्य ये हो सकता है कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, मुझे लगता है कि ये विचार वाला सरकार बनना चाहिए, इसलिए चलो इसके चुनावी खर्च के लिए मैं इसे क्या करता हूं, चंदा देता हूं। एक तो ये हो सकता है। या एक होता है, उसको बोलते हैं क्विड प्रो को, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्विड प्रो को के कारण। इसका चर्चा भी किया गया है। क्विड प्रो को का मतलब होता है कि कुछ के बदले कुछ, मतलब मैंने अगर आपको कुछ दिया तो मैं आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप भी मुझे क्या कुछ दोगे। तो क्विड प्रो को ये बहुत बड़ा गेम होता है। इसका आप कह सकते हो कि ये मुख्य उद्देश्य होता है पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना, कि मैंने तुम्हें चंदा दिया है, इसलिए अब तुम जो पॉलिटिकल अपना जो पॉलिसी बनाएगा वो मेरे अकॉर्डिंग बनाना। इसलिए क्योंकि हम तुमको चंदा दे रहे हैं और तुम जब अपना पॉलिसी बनाएगा वो मेरे अकॉर्डिंग बनेगा। मेरा कंपनी को इसमें क्या होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। तुम जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट देगा मेरे कंपनी को दो, है ना। जो बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मेरे कंपनी को दो, क्योंकि हम तुमसे को क्या किए, चंदा दिए। तो ये भी उद्देश्य से लोग क्या करते, चंदा देते। अब इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का क्या जरूरत था? तो सबसे पहले तो आप समझिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया कब गया था। तो 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय के जो वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। 2017-18 का जब बजट पेश हो रहा था 1 फरवरी 2017 को, उस दिन इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसे जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2017-18 का बजट में। तो 2017-18 के बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और 2018 से इसे लागू कर दिया गया। तो पहले तो हम लोग ये समझते कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के पीछे का सरकार का क्या तर्क था, फिर हम लोग समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे काम करता है। तो सरकार का तर्क ये था, वित्त मंत्री जो उस समय अरुण जेटली थे, उनका मानना था, उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि आज़ादी के बाद जब से चुनाव स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ 1951-52 से, तो चुनाव में जो फंडिंग किया जाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है और आज तक हम लोग पारदर्शिता नहीं ला पाए हैं। और पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं पारदर्शिता ला पाए हैं, तो समझिएगा नियम क्या था। पहले नियम ये था कि 20,000 रुपए तक, 20,000 से कम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदा देता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, तो उसका नाम उजागर करने की आवश्यकता नहीं, वो गुमनाम रहेगा। क्लियर। लेकिन 20,000 से ऊपर, 20,000 या 20,000 से ऊपर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है तो उस व्यक्ति का नाम उजागर करना, उसको सार्वजनिक करना अनिवार्य था।
आम जनता भी जान पाएगा कि किस व्यक्ति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया। जब आम जनता जान रहा तो पॉलिटिकल पार्टी भी जान रहा है कि मुझे चंदा कौन दिया। तो सरकार का यह तर्क था कि 20,000 या 20,000 से ऊपर का चंदा जो पॉलिटिकल पार्टी के पास आता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को यह बात पता चल जाता है किस कॉर्पोरेट जगत से हमको चंदा आया है, सबसे ज्यादा पैसा हमको कौन दिया। तो उससे क्या होता है कि जो वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में आता है तो उसके प्रति क्या हो सकता है, उसके प्रति थोड़ा झुकाव हो सकता है, वो बायस्ड हो सकता है। इसलिए 20,000 से ऊपर का जो ये नियम था, इस नियम को समाप्त अगर कर दिया जाए और उस व्यक्ति का नाम ही नहीं पता चलने दिया, मतलब उसको गुमनाम रखा जाए, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ पता नहीं चलेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये जान नहीं पाएगा कि हमको चंदा कौन दे रहा है। और जब वो जान नहीं पाएगा तो सभी के लिए क्या करेगा, एक अच्छा कानून बनाएगा, एक पॉलिसी बनाएगा, तो उसका पॉलिसी बायस्ड नहीं होगा। तो एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में सरकार जो होता है वो कल्याण करने के लिए होता है, सभी का कल्याण के लिए होता है। और वो जब विकास करेगा तो समावेशी विकास करेगा, इंक्लूसिव वो डेवलपमेंट करेगा, ना कि किसी एक विशेष वर्ग का वो डेवलपमेंट करेगा। तो आप समझना, ऐसा तर्क दिया गया सरकार का, एक तो ये था। और दूसरा तर्क सरकार का ये था कि जो पहले क्या होता था, इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत कम करते थे, कैश में चंदा देते थे पॉलिटिकल पार्टी का, जिसका कोई लेखा जोखा उस तरह से होता नहीं था। और कैश में अगर वो चंदा दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो अपना ब्लैक मनी को वहां पे दे रहे हैं और ब्लैक मनी को व्हाइट वहां पे कर रहे हैं। तो बहुत मात्रा में चंदा के रूप में काला धन को वहां पे क्या किया जाता था, पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता था। और देखा क्या गया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत कम होता था। इसलिए सरकार ने रूल बनाया कि अब बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाएगा। और सरकार ने इसके लिए एक बिल लाया, उस बिल को बोलते हैं फाइनेंस बिल 2017। तो 2017 में एक वित्त विधेयक आया था और उस वित्त विधेयक में एक नियम बना दिया। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंस बिल आया था, तो याद रखिएगा फाइनेंस बिल 2017, फाइनेंस बिल लाकर इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। और फाइनेंस बिल में यह नियम बनाया गया, इसमें बोला गया कि अब कैश में पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं मिलेगा और उसका लिमिट तय कर दिया गया। और कैश का लिमिट तय कर दिया गया 2,000, ठीक है, तो 2,000 याद रखिएगा, 2,000। मतलब अब क्या है, इलेक्टोरल 2017 में ये घोषणा किया गया, जब ये फाइनेंस बिल लाया गया और 2018 से ये लागू हो गया कि अब पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा देगा, अगर वो कैश में देना चाहता है वो 1999 तक दे सकता है। अगर वो 2,000 या 2,000 के ऊपर चंदा देता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। और वो किस माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से। तुमको बॉन्ड खरीदना पड़ेगा बैंक से और फिर तुम पॉलिटिकल पार्टी को क्या करेगा, चंदा देगा। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का रूल आने से, फाइनेंस बिल आने से, इसमें यह नियम बना दिया कि 2,000 से नीचे तक का ही आप कैश में चंदा दे सकते हैं, उसके ऊपर आप चंदा नहीं दे सकते। यहां तक क्लियर? अब एक चीज समझिएगा, जो ये फाइनेंस बिल आया और जो इसमें रूल बना, इसमें रूल क्या बना इसको हम लोग समझते हैं। तो एक तो रूल हम लोग बात की कि 2,000 इससे नीचे। अब पहले तो ये समझ लेते कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है ना, ये किस तरीके से काम करेगा। तो फाइनेंस बिल में एक रूल ये भी बना कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कौन करेगा। तो ये जारी करने का अधिकार दिया गया, याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप याद रखिएगा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आगे चलकर जब मैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बताऊंगा तो ये बड़ा थोड़ा सा हास्यास्पद रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर जो रूल बनाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बॉन्ड जारी करेगा, ये आगे मैं आपको लिंक करूंगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड कौन जारी कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और कोई भी बैंक को यह अधिकार नहीं दिया गया, है ना। आप ये ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा और कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं कर सकता था। और स्टेट बैंक का भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांच जो था उसको ये राइट दिया गया। यहां तक क्लियर? अब समझिएगा, स्टेट बैंक इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी कब कब करता था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जो है, ये साल में 4 मंथ ऐसा होता था जो इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करता था। तो जब भी किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना होता था, उसी 4 मंथ में 10 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता था, उसी के अंदर आपको क्या करना है, इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदना है। ये कब कब होता था, तो एक तो जनवरी के महीने में इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचा जाता था, अप्रैल के महीने में, जुलाई के महीने में
और अक्टूबर के महीने में। तो याद रखिएगा ये 4 महीना था, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। ये 4 महीना क्या होता था, इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचा जाता था। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई जारी करता था ये कितने रुपए का होता था? तो याद रखिएगा ये 5 प्रकार का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होता था। वो कितने रुपए का होता था? तो एक तो होता था 1000 का, एक होता था 10,000 का, एक होता था 1 लाख का, एक होता था 10 लाख का, और एक होता था 1 करोड़ का। ठीक है, एक होता था 1 करोड़ का। आप याद रखिए कि ये 1 2 3 4 5 प्रकार का इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता था, जारी होता था। आप ये ध्यान रखिएगा, 1000 का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होता था, 10,000 का होता था, 1 लाख का होता था, 10 लाख का होता था, और 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होता था। अब देखिए ये खरीदा कैसे जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिसका केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर जो फॉर्म होता है वो भरा हो, है ना, अपडेटेड हो। वो व्यक्ति जाके बैंक से क्या कर सकता था, ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था। देखिए कैसे खरीदता था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई व्यक्ति, हम आप, है ना, या कोई कॉर्पोरेट जगत वाले, ये गए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, तो एसबीआई की जिस ब्रांच में इसको बेचा जाता था उस ब्रांच को ये जाते थे। तो ये गए इसके पास, एसबीआई के पास, एसबीआई को बोला कि एक काम करो, हमको एक बॉन्ड दे दो, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। तो एसबीआई बोला ठीक है दे दो। ये व्यक्ति बोला कि चलो इतना रुपया, एक काम करो 1 करोड़ का तुम इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। याद रखिएगा इसमें कोई लिमिट नहीं था कि एक व्यक्ति एक ही बॉन्ड खरीदेगा, वो एक से अधिक भी बॉन्ड खरीद, इसको मन करा कि हमको 50 बॉन्ड खरीदना तो ये 50 खरीदे, 100 बॉन्ड खरीदना 100 बॉन्ड खरीदे, कोई लिमिट उसके लिए नहीं। तुमको जितना बॉन्ड खरीदना तुम खरीद सकता है। अब मान लीजिए कि वो 1 करोड़ का 50 खरीद लिया बॉन्ड, 50 करोड़, है ना, उसको उसकी मर्जी, है ना। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, तो ये व्यक्ति जब गया एसबीआई के पास, बोला कि हमको बॉन्ड दो, क्या ये व्यक्ति कैश में पैसा दे सकता था? नहीं, अब नहीं। मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड का उद्देश्य यही था कि कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश में जो पेमेंट किया जा रहा है उसको खत्म करना, ब्लैक मनी को खत्म करना, ऐसा जो उनका लक्ष्य था। तो आप समझिएगा, तो ये 2 माध्यम से पेमेंट कर सकता है एसबीआई को, 2 माध्यम से। एक तो चेक के माध्यम से, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आप याद रखिएगा, तो ये व्यक्ति एसबीआई को बॉन्ड के बदले क्या करेगा, कैश ना दे करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकता, या चेक क्या कर सकता, चेक दे सकता। अब मान लीजिए कि एसबीआई ने इसको क्या किया, 1 करोड़ का ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया। ये व्यक्ति ने क्या किया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या चेक के माध्यम से इसको क्या किया, एसबीआई को पेमेंट कर दिया। यहां तक क्लियर? अब समझिएगा, ये जो बॉन्ड इसके पास आया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी किया, इस बॉन्ड में ये एक तरह से प्रॉमिसरी नोट्स है। इस बॉन्ड में इस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा रहेगा, है ना, ये गुमनाम रखा गया। बोला गया कि कौन व्यक्ति बॉन्ड खरीद रहा है उस व्यक्ति का नाम नहीं रहेगा। अच्छा, अब जब ये चेक दे रहा है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड तो एसबीआई के पास रहेगा। तो बिल्कुल ये रिकॉर्ड एसबीआई के पास रहेगा, लेकिन एसबीआई इस रिकॉर्ड को किसी के हाथ नहीं आने देगा। ऐसा रूल बन गया, किसी का हाथ नहीं आने देगा। मतलब एसबीआई इस डेटा को किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देगा। यहां तक क्लियर है? मतलब ये व्यक्ति जो पैसा दे रहा है ये एकदम गुमनाम रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड में इसका नाम ही नहीं लिखा रहेगा, इसमें फलाना जो भी चीज लिखा रहेगा, मतलब वो किस दिन इश्यू हो रहा है और उसका वो कितना अमाउंट का बॉन्ड है। तो आप समझना, नियम क्या था कि जिस दिन ये व्यक्ति बॉन्ड खरीदा, इसके 15 दिन के भीतर ये बॉन्ड को कैश में करा लेना होगा पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब क्या करना है, ये व्यक्ति ने खरीदा, मान लो इसको मन है कि हम कांग्रेस को दो या बीजेपी को दो, आम आदमी पार्टी को दो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे। अगर ये जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड देना चाहता है, तो इसने बैंक से क्या किया, बॉन्ड को खरीदा, और ये बॉन्ड कहां पे दे देगा, उस पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में, ऑफिस में जाके वो बॉन्ड को जमा कर देगा। अब समझना, याद रखना, एसबीआई को ये नहीं बता के ले रहा है कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। हो सकता है कि ये व्यक्ति बीजेपी को देना चाह रहा है, लेकिन ये बॉन्ड इसके किसी भाई के, मान लो किसी भाई के हाथ में आ गया। अब वो कांग्रेस से प्रभावित है, वो चाहता है कि कांग्रेस को दे दे, तो हो सकता है वो बॉन्ड लेके कांग्रेस के ऑफिस में जमा कर दे। याद रखिएगा, ये व्यक्ति जरूरी नहीं है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाह रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंचे, इसलिए ये बड़ा एक रिस्की बॉन्ड है एक तरह से। तो जिसके हाथ में आया
हो सकता है ये अपने ड्राइवर को दिया, बोले जाओ तुम उस ऑफिस में जमा करके आ जाओ। हो सकता है उस ऑफिस में नहीं, किसी और ऑफिस में। तो किसी भी ऑफिस में ये बॉन्ड क्या कर सकता है, ये दे सकता है, मतलब किसी जो भी पॉलिटिकल पार्टी को। यहां तक क्लियर है? अब समझना, पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन का टाइम दिया जाता है, या 15 दिन का आप इसी तरह से समझ सकते हैं, जिस दिन बॉन्ड जारी होता उस दिन से 15 दिन वैलिडिटी है इस बॉन्ड का, कि 15 दिन के भीतर तुमको क्या करना पड़ेगा, कैश करना। अब मान लो ये आज खरीदा और आज ही या कल जाके क्या देगा, पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, और पॉलिटिकल पार्टी को जल्दी ही 15 दिन बीतने से पहले उसको क्या कर देना है, उसको अपने बैंक में जमा कर देना है। और जैसे ये बैंक में जमा कर देगा तो उसके अकाउंट में पैसा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर है यहां तक, है ना? लेकिन अगर 15 दिन के भीतर ये जमा नहीं करता है तो याद रखिएगा ये पैसा जो है ये चला जाएगा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। याद रखिएगा, अगर 15 दिन के भीतर इस बॉन्ड को जमा नहीं कराया जाता है, कैश नहीं कराया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ये पैसा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज समझिएगा, ये किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगा, ये किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगा, इसके लिए भी कुछ रूल है। रूल क्या है तो समझिएगा, एक एक्ट है जो हमारे प्रतिनिधि हैं, आपको पता होगा हमारे प्रतिनिधि के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधि कानून। ये हमारे प्रतिनिधि आप सुने होंगे, उनसे संबंधित जितना कानून होता है ये इसी एक्ट में है। तो आरपीए जो है, ये जो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 29A, सेक्शन नंबर 29A। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है जो पॉलिटिकल पार्टी आरपीए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन नंबर 29A के तहत रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो। तो याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मतलब जनप्रतिनिधि कानून 1951 का सेक्शन नंबर, सेक्शन को हिंदी में हम लोग धारा बोलते हैं, तो धारा नंबर 29A के तहत वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी को चंदा वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकता है। एक तो ये शर्त है, और दूसरा शर्त ये है कि वो पिछला चुनाव में कम से कम 1% वोट लाया हो। याद रखिएगा, कम से कम कितना, 1% वोट लाया हो। ये विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जो भी पिछला चुनाव हुआ होगा उस पॉलिटिकल का टोटल वोट का कम से कम 1% अगर वो वोट लाया होगा तो उसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिलेगा, चंदा मिलेगा, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। तो दो चीज आप दिमाग में रखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं, एक तो याद रखिएगा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड हो और वो पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट लाया हो, उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये पूरा प्रक्रिया था क्या चीज का, इलेक्टोरल बॉन्ड का। अब सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज क्यों किया, क्या वजह था सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया। इस देखिए समझिएगा, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था 18 में, उसी के बाद एक केस हुआ, 3 पार्टीज था इस केस में। एक तो था कॉमन कॉज, एक था CPIM और एक था ADR। तो ये तीनों ने मिलकर क्या किया था, सरकार के खिलाफ केस किया था कि ये असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को अपना जजमेंट दिया और वाकई में असंवैधानिक इसको घोषित किया। क्या वजह था, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क था उसको हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो फाइनेंस बिल आया था और फाइनेंस बिल में कौन कौन से एक्ट में संशोधन किया गया। मुख्यतः याद रखिएगा 3 प्रकार का एक्ट ऐसा था, 3 टाइप्स या 3 एक्ट ऐसा था जिसमें अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। उस संशोधन को अगर आप समझ जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी समझ जाइएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट और इसमें जो संशोधन किया गया दोनों को एक साथ आपको बता देता हूं ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए समझते इसे। मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो आप क्वेश्चन क्या कीजिए, आप अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए। चलिए अब देखिए, ये जो फाइनेंस बिल आया था तो आप फाइनेंस बिल से क्या बन गया, फाइनेंस एक्ट बन गया, है ना। वित्त अधिनियम, वित्त अधिनियम कब का हम लोग बोल रहे हैं, 2017। तो 2017 वित्त अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या वजह था, क्योंकि इसके तहत मैंने आपको बताया 3 ऐसा एक्ट है जिसमें संशोधन किया गया। तो ये जब 2017 में इसको प्रस्तुत किया गया था, 3 एक्ट पे संशोधन किया गया था। कौन कौन सा, एक तो यही वाला अभी जो मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके अलावा
कंपनी एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, ये शो कर रहा है ना। चलिए ओके, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, कंपनी एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट 1961, आईटी एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं 1961। यहां तक क्लियर? अब समझिएगा इस 3 एक्ट में बदलाव क्या किया, ये बदलाव अगर आप समझ जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट समझ, इसी बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। तो सबसे पहले हमने समझते क्या क्या चीज में बदलाव किया गया, तो समझिए। देखिए आरपीए एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 29C, समझिएगा। सेक्शन 29C कहता था कि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 20,000 या इससे ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, वो कैश के माध्यम से दे या फिर वो ऑनलाइन दे, चेक के माध्यम से, जैसे भी दे, 20,000 या इससे ज्यादा अगर चंदा देता है तो वो गुमनाम नहीं रहेगा। मतलब उसका नाम को सार्वजनिक करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति या किस कॉर्पोरेट जगत ने, किस कंपनी ने, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। यहां तक क्लियर? ये नियम था 29C के तहत। सरकार ने बोला एक काम करो, ये नाम जो उजागर हो रहा है ये सही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी उसमें झुकाव हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का उस व्यक्ति या उस संस्थान के प्रति। तो एक काम करो, अब हम नियम बनाते हैं कि 20,000 या तुमको जितना चंदा देना, 20,000 का दो कि 20,000 करोड़ का दो, तुम्हारा नाम उजागर नहीं होगा, वो गुमनाम रहेगा। याद रखिएगा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत तुम क्या करो, चंदा दो और तुम्हारा नाम उजागर नहीं होगा। तो ये जो 20,000 का सीमा रखा गया था 29C में, इसको क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, ये फाइनेंस बिल लाया गया था जब फाइनेंस एक्ट बना, तो याद रखिएगा आरपीए 1951 मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का 29C का ये नियम को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यहां तक क्लियर? एक तो ये खत्म किया गया। अब मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था, पहले समझ लेते और क्या क्या है ना। कंपनी एक्ट, इसका एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 182, ये समझिएगा। सेक्शन नंबर 182 में क्या नियम था, तो सेक्शन नंबर 182 में नियम था कि ऐसा कोई कंपनी जो सरकार को चंदा देना चाहता है, तो उसके लिए लिमिट तय था, वो कितना चंदा दे सकता था। लिमिट क्या था समझिएगा, जो भी कंपनी चंदा देगा पॉलिटिकल पार्टी को, वो लास्ट पिछला 3 महीना का, उसका पिछला 3 महीना का जितना नेट प्रॉफिट हुआ है, याद रखिएगा, लास्ट 3 महीना, पिछला 3 महीना का उसका जितना प्रॉफिट हुआ है, उसका 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकता वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। ये नियम था। ये क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है कि सेक्शन 182 कहता था कंपनी एक्ट का कि लास्ट 3 महीना में उस कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ है, उसका 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकता। मतलब अगर मान लीजिए मेरा कोई कंपनी है और मेरा कंपनी जो है वो मान लीजिए कि 100 रुपया लाभ कमाया 3 महीना में, तो 100 रुपया लाभ कमाया तो मैं 7.5 रुपए से ज्यादा चंदा नहीं दे सकता था। मतलब एक तरह से ये अच्छा रूल था कि अब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कंपनी पे दबाव नहीं बना सकता था कि तुम चंदा दो। तो पॉलिटिकल पार्टी बोलेगा सेक्शन 182 पढ़िए, हम 7.5% से ज्यादा चंदा दे ही नहीं सकते किसी भी हालत में। एक तरह से अच्छा भी था, पॉलिटिकल पार्टी बार्गेनिंग नहीं कर सकता था। अब सरकार ने बोला, जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया और ये फाइनेंस बिल को जब पेश किया गया था, बोला कि ये सेक्शन 182 का ये नियम बेकार है, इसको खत्म करो। और सरकार ने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोला कि तुमको अब तुम प्रॉफिट में रहो कि तुम लॉस में रहो, तुमको जितना चंदा देना है दो, कोई इसमें रोक नहीं है, कोई इसमें रोक नहीं है। यहां तक क्लियर है? तो ये एक तर्क यहां पे ये दिया गया सरकार की तरफ से कि अब तुम जितना भी पैसा है, ये 7.5% का जो लिमिट है, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यहां तक क्लियर? ओके, अब समझिएगा, अब एक एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट जो है, इसका भी एक धारा है, सेक्शन है, सेक्शन 13A सब क्लॉज बी। और 13A सब क्लॉज बी में यही नियम था कि अगर 20,000 या इससे ज्यादा तुम पैसा अगर देता है, तुमको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, मतलब ये दर्ज करना पड़ेगा एक तरह से, तुमको आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। जब कंपनी का तुम लाभ हानि दिखाएगा, उसमें ये भी दिखाएगा हम किसको कितना, किस पॉलिटिकल पार्टी को इतना चंदा दिए या इतना हम चंदा दिए।
यहां तक क्लियर है। और तो सरकार ने क्या किया, इस नियम को भी समाप्त कर दिया, बोला कि एक तरह से टैक्स डिडक्शन दिया। अब तुमको रिकॉर्ड रखने का जरूरत नहीं है, किसी भी कंपनी को ये रिकॉर्ड रखने का जरूरत नहीं कि हम किसको कितना चंदा दिए। इसको भी क्या कर दिया, ये नियम को भी समाप्त कर दिया। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये 3 जो एक्ट है, इसका जो सेक्शन है, तो सेक्शन याद रखिएगा 29C आरपीए 1951, कंपनी एक्ट का सेक्शन 182 और इनकम टैक्स एक्ट का 13A सब क्लॉज बी, है ना। इसका क्या किया, इसका एक तरह से इसको खत्म कर दिया गया। यहां तक क्लियर। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क था, समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो तुम संशोधन किया है, जो फाइनेंस एक्ट बनाया है, ये अपने आप में असंवैधानिक है। कैसे असंवैधानिक है? ऐसे असंवैधानिक है जैसे जो ये नियम है आपका कि 20,000 इसके ऊपर तुम्हारा नाम नहीं उजागर होगा। क्लियर? जब नाम नहीं उजागर होगा तो हमारा फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार, अगर आप पढ़िएगा उसमें एक आर्टिकल है और सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का हवाला दिया 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ऐसे भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, अब एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है क्योंकि आर्टिकल का उदाहरण दिया। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब भाषण देने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें दिया गया। अब समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब सरकार का जो वकील था वो बोला कि ये कैसे हो सकता है, फंडामेंटल राइट का कैसे वायलेशन, 19 का कैसे वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला रुको शांत हो, तुमको समझाते भी कैसे वायलेशन है, समझना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। क्लियर? समझिएगा, तुम क्या कर रहा है कि 20,000 या 20,000 से ऊपर का जो चंदा दिया जा रहा है उसके तहत तुम क्या कर रहा हो, उस व्यक्ति का नाम गुमनाम कर रहा है। या फिर ये तो नियम था 20,000 वाले, ये तो पूरा खत्म हो गया। अब तो खैर नियम ये हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड, तुम 1,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करो या 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करो, तुम्हारा नाम उजागर नहीं हुआ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी खरीदता है और वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, तो ये बात किसी व्यक्ति को पता नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नागरिकों को भी पता नहीं चल रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कहां से फंडिंग आ रहा है। क्या कोई आतंकवादी संगठन तो फंडिंग नहीं कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है ये हमको कहां पता चला। हम नागरिक है भारत के, हमको पता ही नहीं। और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में कौन मालिक होता है, जनता मालिक होता है। और मालिक को पता ही नहीं कि पैसा तुम्हारे पास कहां से आ रहा है, मालिक को तो पता होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है। तो तुम क्या कर रहा है, उसका राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन को ही दबा दे रहा है। और जब उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगा तो अपनी बातों को अभिव्यक्त कैसे करेगा। राइट टू एक्सप्रेशन जो उसका फंडामेंटल राइट है, तो एक्सप्रेस तब करेगा जब इंफॉर्मेशन आएगा ना। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगा तो अपनी बातों को एक्सप्रेस कैसे करेगा। इसलिए ये फंडामेंटल राइट का क्या है, वायलेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क था। एक तो ये। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नियम तुम बना रहा है, ये जो नियम तुम खत्म कर दिया कि तुमको जितना पैसा देना दो, कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, और इसमें इसके तहत भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी टैक्स डिडक्शन इस तरह करके कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, तो क्या शेल कॉर्पोरेशन को इसमें बढ़ावा नहीं मिलेगा, शेल कंपनी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। शेल कंपनी क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, ऐसे रियल में करता नहीं हूं, मतलब आपको बता रहा हूं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कुछ गलत काम, कुछ स्मगलिंग कर रहा हूं, तो आप समझना, तो मैं 2 नंबर का पैसा कमा रहा हूं। अब 2 नंबर का पैसा जब मैं कमा रहा हूं तो उस पैसा को मैं सार्वजनिक तो नहीं कर सकता या खुलेआम खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि खुलेआम अगर मैं खर्च करूंगा तो सरकार इनकम टैक्स का ये आ जाएगा, है ना, इनकम टैक्स छापा मारेगा, बोले तुम ये पैसा लाया कहां से, इतना पैसा कहां से कमा रहा। मान लो करोड़ों का इनकम कहीं से आ रहा है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, एक शेल कंपनी बनाऊंगा। मतलब एक तरह से वो कंपनी रियल में कंपनी नहीं, एक फेक कंपनी होता है वो शेल कंपनी। एक फेक कंपनी मैं बनाऊंगा। मतलब मैंने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया, नाम रख दिया नीरज आईएएस, मेरे कोचिंग का नाम हो गया नीरज आईएएस। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, सरकार को ये दिखाऊंगा कि मेरा इंस्टीट्यूट में इतने लोग टीचर हैं, इतना स्टूडेंट एडमिशन हुआ, मैं एक रजिस्टर्ड बनाऊंगा, उसमें मैं स्टूडेंट का नाम लिख दूंगा, राम श्याम, है ना। तो आप समझना, ऐसा करके नाम पूरा दर्ज करूंगा, उसका फी रख दूंगा 1 लाख रुपया। अब पूरा मैं क्या कर दूंगा, सरकार को शो करूंगा कि मेरा जो 1 करोड़, इतना करोड़ों का जो इनकम आ रहा है वो इस कोचिंग से आ रहा है। और रियल में क्या देखा जा रहा है कि वो इस नाम का रियल में कोई कोचिंग है नहीं, वो बस वर्चुअल है, वो कोचिंग है नहीं रियल में। या फिर मैंने एक रेंट पे क्या किया है, एक रूम ले लिया है, या फिर एक रूम ले लिया है, वहां पे मान लीजिए कि मैं नाम लिख दिया नीरज आइए ऐसे करके, लेकिन रियल में देखा गया कि वहां पे कोई स्टूडेंट पढ़ते उड़ते नहीं है।
जब पता चलता है कि लोकल पुलिस आने वाला है छापा मारने के लिए, मैंने उसको भी पैसा वैसा दे दिया है, वो आता है बोलता है हाँ सब चीज ठीक चल रहा है। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा हूं उस पैसे को वाइट करने के लिए, क्योंकि वो तो ब्लैक मनी है, उस पर टैक्स मैं दे नहीं सकता, तो अगर उसको मुझे टैक्स देना है, उसको वाइट करना है, तो मैं शेल कॉर्पोरेशन बनाए, शेल कंपनी मतलब एक फेक कंपनी बनाए, और सरकार को मैं शो कर दूंगा देखिए मेरा इतना करोड़ जो मैं कमा रहा हूं ये मेरे इस कंपनी से आ रहा है। यहां तक क्लियर? तो आप समझिएगा, तो शेल कंपनी इसको हम लोग बोलते हैं, एक फेक कंपनी बनाकर सरकार को दिखाना, ब्लैक मनी को क्या कर देना, व्हाइट मनी में बदल देना। तो हो सकता है कि शेल कंपनी बनाकर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा ना दे दे, क्योंकि आप तो रिकॉर्ड नहीं रख रहे। तो एक तरह से ये काला धन, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये था कि ये जो आपने नियम खत्म किया है इसको फिर से बहाल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को फिर से बहाल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन है, और 15 फरवरी को 5 जजों का बेंच ने ये डिसीजन दिया और इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये था पूरा कहानी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।